हेलो बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका आज के इस क्लास में। पिछले 2 क्लासेस से हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। आज उस जर्नी को आगे लेके चलते हैं। हमने इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अच्छे से समझ लिया है, हमने प्रोडक्टिविटी अच्छे से समझ लिया है। अब बारी है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। बेटा डिकम्पोजिशन होता क्या है? डिकम्पोजिशन ये होता क्या है एक्चुअली? इन सिंपल टर्म्स एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल इनऑर्गेनिक में तोड़ना इज व्हाट डिकम्पोजिशन। द ब्रेक डाउन ऑफ complex molecule into simple molecule is what decomposition। फिर से बोलो, the breakdown of कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल, बहुत ही टाइट, बहुत ही जटिल मॉलिक्यूल्स को सिंपल इनऑर्गेनिक में तोड़ना, उसको बोलते हैं क्या? डिकम्पोजिशन। बेटा ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, ये डिकम्पोजिशन मैंने कहा ये ए से ये बी में कन्वर्ट हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स से ये सिंपल और इनऑर्गेनिक के अंदर तो ये कन्वर्ट हो गया। पर आप बोलोगे इसके अंदर कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा ना सर? बिल्कुल हुआ होगा बेटा। तो क्या आप वो प्रोसेस हमें पढ़ाएंगे? हाँ हाँ, ज़रूर पढ़ाएंगे। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है डिकम्पोजिशन के अंदर, कौन कौन क्या क्या स्टेप्स हो गए, प्रॉपरली होगा, जिसके वजह से डिकम्पोजिशन पूरा कंप्लीट होगा। तो स्टेप क्या क्या है मेरे साथ रिपीट करो। पहला फ्रैगमेंटेशन, फिर क्या है लीचिंग, फिर क्या है कैटाबॉलिज्म, फिर क्या है ह्यूमिफिकेशन, फिर क्या है मिनरलाइजेशन। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? आओ आपको कुछ ट्रिक बताया जाए। चलो तो अभी हम समझते हैं स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन। तो हेडिंग लिखते हैं स्टेप्स, स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन। भाई डिकम्पोजिशन का स्टेप्स क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी? तो बेटा इसको याद करने के लिए चलो एक ट्रिक बताते हैं। क्या मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा? क्या मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा और तुम्हें मजा आएगा? बोलो मजा आएगा कि नहीं? बोलेंगे सर जरूर आएगा। तो बेटा ट्रिक लिखो पहले, ट्रिक से ही तो याद होगा। ट्रिक क्या है देखो, फिर से लाला चला है मस्ती में। अगर मैंने ये ट्रिक आपको बताया तो क्या आप मस्त हो गए, मस्ती में आ गए? इसीलिए ये लाला को भी ट्रिक बताया गया था, तो लाला भी मस्त हो गया था बेटा। तो चलो इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? एफ, फिर से एफ फॉर क्या बेटा? बोलो जोर से, फर्मेंटेशन। एफ से क्या होगा बेटा? फर्मेंटेशन। आगे बताओ, एल, एल से क्या? लीचिंग। एल से होगा बेटा लीचिंग। अच्छा सर सी से क्या होगा? सी से बोला था कैटाबॉलिज्म। सी से क्या बोला था? कैटाबॉलिज्म। और सर एच, एच से तो बेटा ह्यूमिफिकेशन था। अरे याद करो, एस से क्या था? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एम से क्या था? याद करो, अभी बताया था मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन बेटा, मिनरल्स का फॉर्मेशन। तो समझ में आया ये कितने स्टेप्स हो गए? 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इस ट्रिक से ये पांचों के पांचों मेरी मुट्ठी में? बिल्कुल सही बेटा। फिर से मेरे साथ रिपीट करो। एफ से क्या बेटा? एफ से फिर से लाला चला है मस्ती में। एफ से क्या? फर्मेंटेशन बेटा। फिर के बाद क्या? से लाला, एल लीचिंग। फिर तीसरा क्या? फिर से लाला चला। सी कैटाबॉलिज्म है। एच ह्यूमिफिकेशन। मस्ती में एम क्या? मिनरलाइजेशन। कहो याद हुआ तुम्हें? और अगर नहीं हुआ तो बार बार रिपीट करो बेटा, याद हो जाएगा। ये प्रोसेस से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है मुझे तो। चलिए अब ये जब हमने समझ लिया, हमने स्टेप समझ लिया, हमने सब समझ लिया, ठीक है। याद करो मैंने एक चीज बताया था कि कॉम्प्लेक्स, जो ये कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक था,
ठीक है, सॉरी, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक था, ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, ये जो ब्रेक होगा एंड में वो क्या होगा, सिंपल में होगा। सॉरी, एक मिनट, हाँ, ये किस में हो जाएगा, सिंपल इनऑर्गेनिक में। बोलो हाँ कि ना, सिंपल इनऑर्गेनिक में ब्रेक डाउन हो जाएगा। बोला हाँ सर हो जाएगा, लेकिन ये बीच में ये स्पेस क्या है, वही तो तुम्हें बता रहा हूँ, ये बीच में स्पेस क्या है। ये जो बीच में स्पेस है बेटा, कहीं ना कहीं पहले ये कॉम्प्लेक्स खुद को सिंपल ऑर्गेनिक में तो तोड़ा होगा, उसके बाद तो इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। अरे बोलो, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ। अरे सिंपल सा बात है बेटा, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, देखो पहले यहाँ लिख देता हूं मैं ऑर्गेनिक, अब फर्दर हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको एक धागे को काटना है बेटा, काटना मतलब उस धागे को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया आपने, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है। अब मान लो उसको काटने से पहले ऐसे करके कुछ तो वो क्या था, धागा, धागा ऐसे करके एकदम पूरा मोड़ 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 के एकदम तुम लोगों ने इसको गोला कर दिया था। फिर क्या करोगे, क्या करोगे, मम्मी को बुलाओगे, नहीं बेटा इसको खुद सुलझाओ पहले। तो उसको सुलझाया सुलझाया, अब ये एक थ्रेड बन गया, पूरा थ्रेड ये खुल गया। बोला हाँ सर ये तो सिंप्लीफाई हो गया सर, लेकिन क्या अभी एंड रिजल्ट आया है क्या, अभी जितना और सिंप्लीफाई करना था उतना हमने किया है क्या, नहीं सर अभी तो नहीं किया। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा और काट देंगे इसको। अब ये छोटे छोटे पीसेस हमें जो यूटिलाइजेशन के लिए लेने थे हम ले सकते हैं। क्या समझ में आई बेटा, कैसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना और उसका भी सिंपलर फॉर्म बना। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बात डेमोन्स्ट्रेट की। क्या घुसा दिमाग में, क्या भेजे में घुसा, समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब क्योंकि हमने स्टेप्स पढ़ लिया है, स्टेप्स के जरिए समझेंगे ये कैसे हो रहा है। चलो लेट अस सी नाउ। जैसे बेटा मान लो बेटा ये लीफ है, मानना तो पड़ेगा बेटा, ओरिजिनल कहाँ से लेके आऊँगा मैं, बोर्ड में ओरिजिनल तो नहीं मिलेगा बेटा मेरे को। तो मान लो बेटा ये लीफ है, ठीक है, और ये लीफ थोड़ा सूगला सूगला सा लग रहा है, सूखा सूखा था, बेचारा मुरझा गया है बेटा। ये बेटा देखो मुरझा सा गया है ये लीफ, ये पत्ती टूट रही है बेटा इसकी, कहीं ये दम ना तोड़ दे, इससे पहले इससे थोड़ा पढ़ाई कर लिया जाए, थोड़ा समझा जाए कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है बेटा। मुझसे मत पूछना कौन सी स्पीशीज़ का है, समझ में आ रहा है, बस समझने के लिए समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो बेटा ये लीफ है, एक ऐसे ही खराब सा लीफ पड़ा हुआ था, ठीक है, इसको हम डेट्राइटस बोलते हैं। आगे अभी बताऊंगा डेट्राइटस का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो पहले बता देता हूं बेटा, डेट्राइटस ये समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डेट्राइटस का मतलब क्या होता है, डेट्राइटस का मतलब होता है, देखना लिखना और समझना, डेड प्लांट। क्या होता है बेटा, डेड प्लांट या फिर डेड प्लांट का जो बचा हुआ है वो, या डेड प्लांट या फिर एनिमल रिमेन्स, या ऐसे लिख दो डेड प्लांट रिमेन्स, अलग अलग ही लिख दो, वरना तुम लोग कल को फिर बोलोगे सर ये क्या लिखवा दिया। देखो डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। और एक मजे की बात बताऊं, जो फीकल मैटर होता है ना बेटा एनिमल्स का, वो भी डेट्राइटस में काउंट होता है। तो ऑल्सो इंक्लूडिंग द फीकल मैटर, किसका, एनिमल्स का फीकल मैटर भी इंक्लूड होगा इसके अंदर। अरे बोलो बेटा, इसमें तो बोलो समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया सर। तो ये देखो, ये टोटल इसका कॉन्सेप्ट है। डेट्राइटस का मतलब डेड क्या, प्लांट या एनिमल में फीकल मैटर को भी काउंट करते हैं। समझ में आया, ये बेसिक डेफिनेशन था बेटा, ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब मान लो, चलो एक चीज़ और, अब मान लो अगर ये डेट्राइटस टॉप सॉइल के अंदर है, ठीक है, डेट्राइटस सॉइल के अंदर कहाँ मिलेगा बेटा, आंसर तो मैंने बता दिया है बेटा, डेट्राइटस इन सॉइल विल बी फाउंड ऑन टॉप सॉइल। और अगर मैं बोलूं डेट्राइटस, ये तो सॉइल की बात हुई थी बेटा, अगर वाटर बॉडी की बात करूं तो कहाँ मिलेगा, इन वाटर बॉडी। याद करो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में बोल रहा था मैं, नीचे सतह पे बहुत सारे डेड डिकेइंग
चीज़ें पड़ी रहती हैं, वहाँ पे कीमोसिंथेसिस से काम चलता है। कीमो ऑटोट्रॉफ वाले लोग रहेंगे उधर। इन वाटर, पानी में क्या रहेगा बेटा, पानी में कहाँ मिलेगा, एट बॉटम, पानी में तो ये बॉटम के अंदर मिलेगा। हाँ सर, ठीक है सर, अब तो हमें समझ में आ गया है कि डेट्राइटस का मतलब क्या है। अब मैं आगे बढ़ूँ? बिल्कुल सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बेटा पत्ता, ठीक है, ये पत्ता बेटा अब क्या होगा, देखो थोड़ा लाइन बड़ा कर लेते हैं। ये पत्ता, ये पत्ता अब बेटा टूट जाएगा। कहोगे सर ऐसे कैसे, सर ये क्या हो गया, आप तो कह रहे हो कि ये पत्ता टूट गया, लेकिन सर ऐसी थोड़ी ना टूट जाएगा सर, घर में तो मैं कुछ भी रखता हूँ टूटता नहीं, ये कैसे टूट गया। बेटा इसके पीछे एक प्रोसेस हुआ है। इसी प्रोसेस को तो याद करो, पहला जिसमें लिखा था फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। क्यों, क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर हुआ बेटा, इसके अंदर हुआ ब्रेकडाउन, इसके अंदर तो ब्रेकडाउन हो गया, ये तो टूट गया। ये टूटा तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया है फ्रैगमेंटेशन। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो फ्रैगमेंटेशन था बेटा, ये एक्चुअली में तो क्या हुआ, जो लार्ज, जो बड़े फ्रैगमेंट्स थे, लार्ज फ्रैगमेंट्स, ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये तो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए, ये तो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। बेटा बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। अच्छा किया किसने सर, ये कौन है जो ये करके जा रहा है। अरे बेटा बहुत सिंपल है ये जिन लोगों ने किया उन्हीं को तो हम बोलते हैं डेट्रीवोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, डेट्रीवोर्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इन बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स, डेट्राइटस मतलब लार्ज पार्ट्स को छोटे छोटे में कन्वर्ट करेंगे, छोटा पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे सर फिर, अच्छा एग्जाम्पल जानना चाहते हो, ठीक है बेटा लिख लो, एग्जाम्पल्स में लिख लो इसके बारे में। एग्जाम्पल्स होगा इसका, तुम ही बता दो बेटा, अर्थवर्म बोल दूं, हाँ सर अर्थवर्म तो होगा, ठीक है सर अर्थवर्म बोल दिया आपने। दूसरा बता दो मेरे को सर, कॉकरोच भी देखा था मैंने, हाँ बिल्कुल कॉकरोच भी देखा था, बिल्कुल क्या बात है। और बेटा, और सर टर्माइट्स, हाँ टर्माइट्स बिल्कुल सही बेटा, टर्माइट्स को भी इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। तो ये 3 एग्जाम्पल लिख लो, एनसीईआरटी में एज इट इज दिए हुए हैं, कॉकरोच, अर्थवर्म और टर्माइट्स, ठीक है। अब समझो, अब अर्थवर्म के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं बेटा। जो ये अर्थवर्म है ना, ये साधारण आदमी नहीं है। एक दिन मेरी इससे बात हुई कि बेटा तुमको इतना माना क्यों जाता है, ऐसा क्या कारण है बेटा कि तुमसे लोग आकर के बोलते हैं कि तुम तो किसानों के मित्र हो बेटा, क्या बात है, तुम तो मित्र हो मेरे दोस्त। तो ऐसा क्या कारण है कि तुमको बोलते हैं मित्र, बाकी और किसी को उतना भाव नहीं देते बेटा। तो इसने कहा सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू सर। मैंने बोला हाँ बिल्कुल मुझे चाहिए ऑनेस्टी। तो बोलता सर देखिए 2 कारण है मेनली क्या है सर, 2 कारण है। मुझे फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बुलाते हैं, क्या है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, इसको लिखते रहेंगे, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोलते हैं मेरे को। क्यों बोलते हैं, तो बोलता सर 2 कारण है मेरे पास 2 रीज़न है आपको ये प्रूफ करने के लिए कि मैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर एक्चुअली में हूँ सर, सिर्फ कहते नहीं, नाम का आदमी नहीं हूँ मैं, काम का भी हूँ। तो मैंने बोला ठीक है बता बेटा बता। तो बोलता पहला तो मैं रोल प्ले करता हूँ, रोल इन डिकम्पोजिशन, मैं डिकम्पोजिशन में हेल्प करता हूँ, या मोटा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रुको, उसने जो बोला मुझसे, उसने कहा आई हेल्प इन डिकम्पोजिशन, बोला मैं तो डिकम्पोजिशन में हेल्प करता हूँ। मैंने बोला अरे वाह क्या बात है, इसका मतलब तुम फ्रैगमेंट्स में तोड़ रहे हो, वो एक तरह से हेल्प है। बोला हाँ सर बिल्कुल है, आप ही बताइए, ये टूटेगा मोटा एलिमेंट से पतला एलिमेंट्स में, तभी तो जा करके न्यूट्रिशन मिलेगा धीरे धीरे सॉइल को। मैं बोला बिल्कुल सही। मैं कहा अच्छा दूसरा रीज़न बता। बोला सर आई टेल यू वन थिंग,
मुझे जैसे ही सॉइल में छोड़ते हैं सर, मैं लहरों की तरह लहरों को काटते हुए, चिंगारियों से बाहर निकलते हुए, सबको इधर उधर करते हुए मैं सॉइल में घूमता रहता हूँ सर। मैं सॉइल में घूमता हूँ। ये देखो, ये घूम रहा है बेटा, दिख रहा है कि नहीं तुमको? देखो सामने से ये घूम रहा है। तो ये क्या करेगा? ये मिट्टी है, ये मिट्टी से इधर देखो निकला, इधर ये मिट्टी है, ऐसे करके मिट्टी से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये पोरस बना रहा है बेटा, ये मिट्टी को पोर कर रहा है अंदर से। छोटे छोटे गड्ढे अंदर में इसके हो जाएंगे, मिट्टी के अंदर पोर्स पैदा हो जाएंगे। और पोर्स का फायदा क्या है सर? अरे तुम ही बता दो। अगर पोर्स होगा तो उसमें एयर लॉक भी तो होगा, तो एयरेबिलिटी जो सॉइल की होगी वो भी तो बढ़ेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं हेल्प इन, क्या बोल सकता हूं बेटा बताओ? हेल्प इन मेकिंग सॉइल पोरस, सॉइल को पोरस, मेकिंग सॉइल पोरस, या मोटा मोटा बोलूं और लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को लूज करने में मदद करता है। लूजनिंग ऑफ सॉइल। अरे बोलो, इतना तो समझ में आया होगा अभी। अगर नहीं आया तो बताओ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, फ्रैगमेंट्स में ये ब्रेकडाउन हुआ, इसको जो फ्रैगमेंट्स में ब्रेकडाउन करते हैं उसको बोलते हैं डेट्रीवोर्स, ठीक है। और जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा फ्रैगमेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं? डेट्रीवोर्स। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। प्रोसेस फ्रैगमेंटेशन है, करेगा कौन? डेट्रीवोर्स करेगा। 3 एग्जांपल्स बताएं, अर्थवर्म, कॉकरोच, टर्माइट्स। अर्थवर्म को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि पहला तो ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करेगा, और दूसरा किस में करेगा? सॉइल पोरस को बनाने में, सॉइल को लूज करने में। बोलो, क्या समझ में आ रहा है बेटा? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आगे बढ़ जाऊं? क्या आगे बढ़ जाऊं? हाँ बढ़ जाओ सर, समझ गए हम। ठीक है बेटा, चलो अब समझते हैं बेटा आराम से कैसे होता। अच्छा, एक चीज और होगा बेटा, एक चीज और होगा। देखो, एक चीज और होगा। अब क्या होगा? थोड़ा फर्दर और ब्रेकडाउन होगा, मैंने बताया था, और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकडाउन होगा। ये जो छोटा छोटा बेटा पार्ट्स में ब्रेकडाउन हुआ है, ये जो स्मॉल पार्ट्स जो आपको दिख रहा है बेटा, कहीं कहीं बड़ा गलती है, लेकिन ये छोटा पार्ट्स है एक्चुअली में। देखो, इसको बोलते हैं पल्वराइज्ड स्टेज। पल्वराइज्ड स्टेज बोलते हैं इसको बेटा। ये पल्वराइज्ड स्टेज होगा, और इस स्टेज, ये सेम क्या मैंने बताया था कि एनिमल का जो है वो डायरेक्ट छोटे पार्ट्स में निकलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये फीकल मैटर ऑफ एनिमल में होगा? बोलो या ना बोलो, बताओ। एक्सक्रीटेड आउट, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं इधर, क्या कि एक्सक्रीटेड आउट थ्रू फीसेस, एक्सक्रीटेड आउट थ्रू फीसेस इन एनिमल्स। एनिमल्स के फीसेस से ये बाहर आएगा। बोलो, ये सेम स्टेज। तो अभी समझ में आया बेटा? ये डेट्राइटस का ब्रेकडाउन स्मॉलर उसमें हुआ, फर्दर जो स्मॉलर ब्रेकडाउन में होगा पल्वराइज स्टेट होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? नोट डाउन कर लेना, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलो अब समझो बेटा, अब एक्चुअल खेला खेलते हैं। चलो अब पूरा प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, पूरा स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं। रेडी? लेट्स गो। चलो, ये था डेट्राइटस। क्या डेट्राइटस को मैं बोल सकता हूँ कि ये लार्ज फ्रैगमेंट्स होते हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ ये लार्ज फ्रैगमेंट्स हैं? बोले हाँ सर, फ्रैगमेंट्स तो बड़े ही हैं ये, तो इसको लार्ज फ्रैगमेंट्स बोल दूँ मैं? हाँ बिल्कुल, बोल दीजिए बोल दीजिए। ठीक है, तो इसको मैंने लार्ज फ्रैगमेंट बोल दिया। ठीक, अभी डेट्राइटस के साथ क्या होता है बेटा? देखो, डेट्राइटस क्या होता है, वही सेम प्रोसेस फॉलो करेगा, ये टूटेगा। ठीक है, ये डेट्राइटस गया इधर, और ये बेटा स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ये टूट गया। ओ माय गॉड, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, चलो स्मॉलर लिखना सही नहीं है, स्मॉल लिखता हूँ मैं। स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ये टूट गया। यस सर, बिल्कुल टूट तो गया ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स के अंदर। प्रोसेस को क्या कहा था हमने? याद करो, क्या इसी प्रोसेस को मैंने बोला था फ्रैगमेंटेशन? बोला सर आपने बोला तो था, इसको फ्रैगमेंटेशन तो बोला था, फ्रैगमेंटेशन। ठीक, और ये क्या हुआ था? ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ था। ठीक, फ्रैगमेंटेशन, तो ये ब्रेक डाउन हुआ था बेटा, ठीक, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। समझ में आया? अब देखो मामला क्या है। ये तो पहला था, ठीक है, अब मामला क्या है? अब ध्यान से समझना, मैं थोड़ा ग्लिम्स दूंगा, फिर अच्छे से एक एक करके उसको डिग डाउन करेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है,
ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान दे। स्मॉलर पार्टिकल्स है, ये स्मॉलर पार्टिकल्स है बेटा, छोटे छोटे, ठीक। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे बेटा जो धोखेबाज निकलेंगे। मैं अभी से बता दे रहा हूं, जो धोखा देने वाले हैं। बोले सर ये क्या कह रहे हो आप, ये धोखा कैसे देंगे, अरे ये तो हेल्प करने वाले हैं। बोले नहीं बेटा, ये हेल्प नहीं करेंगे कुछ पार्टिकल्स, कुछ को तो वाटर के साथ अट्रैक्शन हो जाएगा, और क्योंकि अट्रैक्शन हुआ तो ध्यान हटी, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। बेटा इसका ध्यान हटा, वाटर इसको अपने साथ नीचे ले जाएगा परकोलेट करके, और कुछ जो पार्टिकल्स होंगे, कुछ जो बड़े बड़े पार्टिकल्स जटिल अड़ियल होंगे, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो एज इट इज़ होंगे। बोले हमको तुमसे कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो उसके बाद उनमें फर्दर प्रोसेस होगा। क्या इतना दो बात समझ में आया आपको, क्या इतना बात समझ में आया, हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो लेट अस सी क्या होता है इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स का, ठीक है। अभी एक कंडीशन मैंने क्या बोला, ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स, एक तो हुआ कि वाटर के साथ सॉल्युबल हो गया, एक तो क्या हुआ कि गेट्स, या इसको ऐसे लिख दो, एक तो हुआ कि सम मॉलिक्यूल्स या some fragments gets dissolved, क्या बोला मैंने, some particles will get dissolved, कुछ soluble हो जाएंगे get dissolved, या इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में लिखवा देता हूँ, चलो तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगा, let it be। कुछ वाटर soluble जो होंगे, कुछ वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक, क्या समझ रहे हो, ये डिवाइड तो वही इनऑर्गेनिक में हुआ ना, कुछ वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक गेनिक सब्सटेंसेस परकोलेट हो जाएंगे, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विल परकोलेट will percolate and will percolate and go deep। क्या हो जाएगा बेटा, ये बहुत नीचे चले जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है बेटा? गो डीप डाउन, गो डीप, गो डीप, गो डीप डाउन, गो डीप डाउन इन सॉइल। बेटा मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, गो डीप डाउन इन सॉइल, ठीक है। और ये जो परकोलेट हुआ ना बेटा, ये जो डीप डाउन हुआ ना, ये होगा क्या क्या अवेलेबल रहेगा, दे विल बी अनअवेलेबल। मैंने क्या बोला, ये धोखा दे के चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, ये वापस ये गए तो गए। सो दे आर अनअवेलेबल, अनअवेलेबल एज दे आर अनअवेलेबल। या फिर ऐसे बोल दो, ये जो होगा ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, दे विल प्रेसिपिटेट, दे विल प्रेसिपिटेट मतलब नीचे चले जाएंगे, प्रेसिपिटेट एंड विल बी एंड विल बी प्रेजेंट। बोलो विल बी अनअवेलेबल, विल बी अनअवेलेबल, विल बी अनअवेलेबल। मैंने क्या बोला था, ये गए तो वापस नहीं आए, विल बी अनअवेलेबल एज सॉल्ट्स, नमक की तरह रहेंगे बेटा, घुलने के बाद दोबारा नहीं दिखने वाले ये। बोलो क्या समझ में आया? तो क्या इस प्रोसेस का कुछ सुना सुना नाम लग रहा है? इसको ही तो बेटा हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं लीचिंग। लीचिंग, पानी के सॉइल के डीप चला जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा लीचिंग, ठीक है। अब ये तो हुए उन लोगों की बात जिन्होंने खुद को वाटर के साथ सॉल्युबल कर लिया, या वाटर लविंग थे सब्सटेंसेस और वाटर सॉल्युबल हो गए, और होने के बाद नीचे डीप डाउन चले गए, और अब इस तरीके से प्रेसिपिटेट हो गए कि अनअवेलेबल सॉल्ट्स हो गए, ये हमें अब मिलेंगे नहीं, ये मिलने वाले नहीं हैं। तो अब क्या होगा आगे का बात? तो आगे देखो क्या करनी है, आगे क्या कहता है ज़माना, क्या कहता है ज़माना? जो कॉम्प्लेक्स
क्या बोला था मैंने, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जो इनकी बातों में नहीं आया। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये तो इनकी बातों में नहीं आया बेटा, ये तो एज इट इज़ रहा, बोला हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको कौन मिल गए, इनको तो फिर उसके बाद मिल गए बैक्टीरिया। तुरंत इसको बहका करके इसके ऊपर एंजाइम फेंक दिया। जैसे ही एंजाइम फेंका ये थोड़ा संभाल ही नहीं पा रहा था खुद को। थोड़ा क्यों नहीं संभाल पा रहा था, क्योंकि बाकी टाइम तो ये अकड़ में था। तो इसलिए बेटा हुआ क्या था इसके साथ, देखो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो फंजाइज हैं, ये जो फ्लैजेलेट्स हैं, ये तीनों क्या किया इन्होंने इसको बहकाया और बहका करके इस पे क्या डाल दिया बेटा, इस पे डाल दिया एंजाइम। इस पे इन्होंने अपने एंजाइम का जाल फेंका बेटा। और जैसे ही इसके एंजाइम का जाल फेंका, इसीलिए कहता हूँ अकड़ ठीक नहीं बेटा। देखो ये अकड़ रहा था, नहीं जाऊँगा, तो एंजाइम फेंक करके क्या बना दिया इसे क्या बना दिया, तुम ही बता दो बेटा। कॉम्प्लेक्स था, अब ये कहीं ना कहीं बेटा सिंपल ऑर्गेनिक बन गया। बोला सर मैं पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था, इन लोगों ने मुझे बहुत सिंपल बना दिया। तो ये क्या बन गया बेटा, सिंपल ऑर्गेनिक। और फिर फर्दर इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या ये सिंपल इनऑर्गेनिक में टूट जाएगा? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना बेटा। तो इसके साथ हुआ क्या, देखो सिंपल इनऑर्गेनिक था, सिंपल इनऑर्गेनिक था। पहले तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसके बाद बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स, इन सारे ने मिलकर इस पर अटैक किया और क्या बना दिया इसको सिंपल इनऑर्गेनिक बना दिया। तो क्या बेटा मैं अब आप लगता समझ पा रहे हैं। कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि क्या सर आप ये कहना चाहते हो कि ये बैक्टीरिया, फंजाई और कोई नहीं, यही डिकम्पोजर्स हैं, इन्हीं को डिकम्पोजर्स बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा, डिकम्पोजर्स, इसी को तो डिकम्पोजर बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, दे आर ओनली द डिकम्पोजर्स। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा पता है? इस पूरे प्रोसेस को ही तो हम एक नाम दे रहे हैं जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। बेटा इसी को तो बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बेटा? उधर फ्रेगमेंटेशन हुआ, इधर लीचिंग हुआ, उधर क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म का पूरा प्रोसेस हो रहा है। इतनी सी बात समझ में आए कि नहीं आई बेटा? ये पूरा कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। अभी देखो एनसीईआरटी क्या बोलता है बेटा, एनसीईआरटी अमेजिंग है, एनसीईआरटी इज़ वेरी अमेजिंग। एनसीईआरटी पूरी क्लियर कट चीज़ें बताता है। आप तो कहोगे बेटा कि सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर धीरे से लीचिंग होता है, उसके बाद कैटाबॉलिज्म का पूरा प्रोसेस आता है? मैं बोलूँगा कतई नहीं। इसीलिए एनसीईआरटी बीच में आके बोलता है वेट अ मिनट, लेट मी टेल यू वन थिंग। तो एनसीईआरटी क्या कहता है, यही बीचों बीच लिखो, नोट पॉइंट दो, इधर नोट पॉइंट दो, लिखो नोट पॉइंट से कि एनसीईआरटी की पॉइंट क्या है। इधर एनसीईआरटी कहता है कि जो ये स्टेप्स है, स्टेप्स जो ये 1, 2 and 3 will occur simultaneously। oh my god, important word है ये, simultaneously। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो स्टेप 1 बताया सर आपने, ये जो स्टेप 2 बताया आपने, और ये जो स्टेप 3 बताया, ये साइमल्टेनियसली चलेगा। ये सारा जो ऑपरेशन हो रहा है बेटा, ये सारा ऑपरेशन तो साइमल्टेनियसली चल रहा है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा, ये तो एनसीईआरटी खुद कह रहा है। क्या कह रहा है कि ये जो पूरा स्टेप्स है ये अपने आप, मतलब ये साइमल्टेनियसली चलेगा। देखो सिंपल सा फंडा समझाता हूँ, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि सेकंड में लीचिंग होगा, पहले जो सॉल्यूबल वाले होंगे वो निकल करके नीचे चले जाएंगे और बाकी जो बचा कॉम्प्लेक्स उसमें फिर इनऑर्गेनिक तक का प्रोसेस चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसा हो रहा होगा? फिर फ्रैगमेंटेशन हुआ, यहाँ पे
लीचिंग हो रहा होगा, साथ में ही उसके कैटाबॉलिज्म का ही प्रोसेस हो रहा होगा। तो देखो ये बराबर अपने से हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, समझे कि नहीं? फ्रैगमेंटेशन हो गया, उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक बना, वो उसके बाद दोनों टूट रहे हैं। टूटते हुए क्या, कुछ लीचिंग हो गए, कुछ लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू चले गए और कुछ कैटाबॉलिज्म के थ्रू चले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ये इतना सिंपल टू अंडरस्टैंड है। एनसीईआरटी बहुत इजीली, बहुत सही तरीके से बताती है। लिखो इसको एक बार। यहाँ पे साइमल्टेनियसली वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। साइमल्टेनियसली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये एक के बाद एक होता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, नहीं, ये साइमल्टेनियसली होगा। किसी का प्रोसेस का कोई मोहताज नहीं, एक साथ नहीं चले, एक साथ चलते रहेंगे, ये किसी के लिए रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अब बेटा, अब मैंने बताया, क्या बताया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक, फिर उससे सिंपल इनऑर्गेनिक, जो कि मेन न्यूट्रिएंट्स था। अब अगर मान लो ये एक प्रोसेस हो गया और सिंपल इनऑर्गेनिक बन गया, जैसे कि H2O या अलग अलग कोई कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो गया और न्यूट्रिएंट के फॉर्म में सॉइल को मिल गया, और ये कंटिन्यूअसली मिल गया, तो क्या प्लांट रेगुलर अब्जॉर्ब करेगा? और क्या प्लांट रेगुलर अब्जॉर्ब करेगा तो क्या ऐसा होगा कि कभी ये डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका और कुछ बचेगा ही नहीं? इसीलिए नेचर बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट खेलती है बेटा, बहुत स्मार्ट। इसलिए तुम भी स्मार्ट बनो और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ कैटाबॉलिज्म को थोड़ा अच्छे से, कैटाबॉलिज्म को थोड़ा अच्छे से समझते हैं बेटा कि कैटाबॉलिज्म में एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रहा है। इतना तो समझ में आया पिछले वाले प्रोसेस से कि सर इतना तो पता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसके अंदर है, अभी इतना तो समझ में आया बेटा, है कि नहीं? तो उसको पहले हम लिखते हैं, 2 तरीके से समझेंगे इसको। चलो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिख दो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा इसके अंदर। फिर दूसरा भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं कंपाउंड, समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा यहां तो प्रोसेस सिंपल था, देखो देखो, ध्यान दो इधर, ये टूटा, किस में बन गया? ये टूटा, किस में गया? सिंपल ऑर्गेनिक में। हाँ सर, सिंपल ऑर्गेनिक में गया। फिर टूटेगा, किस में जाएगा? फिर टूटेगा, किस में जाएगा? सिंपल इनऑर्गेनिक में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल इनऑर्गेनिक में गया, तो ये आ गया सिंपल इनऑर्गेनिक, जो कि हमारा फाइनल ब्रेकडाउन का जो रिजल्ट है वो है सिंपल इनऑर्गेनिक। अभी मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है? क्या यहाँ डिकम्पोजिशन पूरा कंप्लीट तरीके से हो रहा है कि बीच में रुक रहा है? बीच में नहीं रुकता बेटा यहाँ पे, कंप्लीट, क्योंकि एंड रिजल्ट जो चाहिए था, न्यूट्रिएंट जो चाहिए था वो मिल गया है, तो कंप्लीट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को, इसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन, क्योंकि मिनरल का फॉर्मेशन हुआ बेटा, इधर देखो, इसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरल का फॉर्मेशन हुआ, इधर हुआ कि नहीं? और सिर्फ इतना ही बात नहीं है बेटा, बात तो ये भी है कि यहाँ पे तो कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्लीट डिकम्पोजिशन तो इधर पूरा कंप्लीट हो रहा है, या ब्रेकडाउन बोल दो, कंप्लीट ब्रेकडाउन और डिकम्पोजिशन। क्या समझ में आया इतनी सी बात? ये तो सिंपल सा बात था। अब आओ थोड़ा कॉम्प्लेक्स को और अच्छे से समझे। एक और पार्ट था बेटा, मैंने याद है कहा था कि अगर ये कंटिन्यूअसली ऐसा ही बनता जाएगा तो क्या एक समय आएगा कि यूज़ में होता चला जाएगा और कोई भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं रहेगा। इसीलिए नेचर क्या करती है, लेट अस डिस्कस इट, इसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा। तो नेचर क्या करती है, जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बैक्टीरिया और उसका क्या हो रहा था, एंजाइम फेंक रहे थे, तो ये सिंपल बनता है ऑर्गेनिक,
ये सिंपल ऑर्गेनिक के ही फॉर्म में खुद को होल्ड करके रख लेता है, खुद को होल्ड करके फर्दर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है जब तक ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रोसेस हुआ क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक के टूटने का, इसी को तो बेटा ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो, इसी प्रोसेस को तो बेटा हम ह्यूमिफिकेशन बोल रहे हैं। ह्यूमिफिकेशन, यही है बेटा ह्यूमिफिकेशन। समझ में आया? इसको ह्यूमिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ह्यूमस यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो एक तरह पे इकट्ठा होता रहेगा जब तक कि ज़रूरत नहीं है, जब तक कि इसको दोबारा यूज़ में नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? धागा आप इकट्ठा करते रहो, जब ज़रूरत पड़े तभी काटो, वरना फालतू में इतने सारे धागे फैले रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर यूज़ हो जाएगा अननेसेसरीली। तो इस वजह से क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बना और उसका प्रॉपर स्टोरेज, उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, उसी को तो बोल रहे हैं ह्यूमिफिकेशन, उस प्रोसेस को। और क्या मैं इसको, इस सिंपल ऑर्गेनिक को ये बोल सकता हूँ कि यही तो वो बेटा ह्यूमस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स से जो सिंपल बना ये वो ह्यूमस है बेटा। और जब ज़रूरत पड़ेगा तब ये प्रोसेस आगे का बढ़ जाएगा, जैसी ज़रूरत पड़ेगा ये सिंपल ऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या क्लियर है इतनी सी बात? बेटा बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है ये टॉपिक, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बस थोड़ा ध्यान देते रहो। अभी देखो एक मज़े की बात बताता हूँ। आप कहोगे सर यहाँ पे तो ये ह्यूमस लिखा है आपने, तो मुझे ह्यूमस के बारे में कुछ बताइए। आप बोलोगे ना सर ह्यूमस के बारे में तो कुछ बताइए। तो बेटा मैं इसके लिए आपको उस समय पे लेके चलता हूँ जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचा करता था। तो बेटा एक बार क्या होता है कि मैं कहाँ गया, मैं गया ह्यूमस के पास। मैंने कहा अरे ओ ह्यूमस, क्या बोला मैंने, अरे ओ ह्यूमस तू अपने बारे में मेरे को बता। उसने कहा तुम मास्टर, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? मैं ज़रूर बताऊंगा सर आपको। मैंने बोला ठीक है बताओ, मुझे बच्चों को बताना है। तो बोलता सर देखिए आपको मेरा कलर कैसा दिख रहा है। मैंने बोला तेरा कलर तो बेटा बहुत डार्क है। मैंने बोला तेरा कलर तो बेटा बहुत डार्क है, तू तो बहुत डार्किश कलर का दिख रहा है। बोला यस यू आर राइट, यहाँ लिखता हूँ बेटा। बोला यस यू आर राइट, मेरा कलर जो होगा डार्क होगा बेटा, मेरा कलर डार्क होगा। सर देखो मेरा डार्क कलर है सर। मैंने बोला अच्छा ठीक बेटा, और बता ह्यूमस तू अपने बारे में बता। बोला क्या आपको मेरा कोई शेप दिखता है सर, आपको लगता है कि मैं किसी शेप का हूँ? मैं बोला दिखने में तो तू बड़ा टेढ़े मेढ़े टाइप का दिख रहा है, इधर उधर का दिख रहा है। बोला यस सर आपने सही कहा, मैं जो हूँ वो एमरफस हूँ। एमरफस, एमरफस का मतलब क्या है, नो फिक्स्ड शेप। मेरा कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा, मेरा कोई फिक्स्ड शेप नहीं है सर। मैंने बोला वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा और बता अपने बारे में। उसने कहा सर आपको और क्या लगता है मेरे बारे में, आपको और क्या लगता है सर, एक मज़े की बात बताऊं आपको। मैंने बोला बोल क्या बात है। बोला सर मैं बहुत जहरीला हूँ, मैं बहुत जहरीला हूँ सर। मैंने बोला तू जहरीला है, मुझे तो नहीं लग रहा तू जहरीला है। बोला नहीं सर मैं बहुत जहरीला हूँ। तो फिर मैंने बोला मैं क्या समझूं इसको। बोला सर केमिस्ट्री के हिसाब से सोचो मेरे में जहर कैसे। मैंने बोला कहीं तू एसिडिक तो नहीं, जहरीला टाइप। अरे भावनाओं को समझो यार, क्या बोला इसने, मैं हूं एसिडिक। एसिडिक मैं बहुत खतरनाक हूं, जहरीला मतलब खतरनाक कहना चाह रहा था ये। बोला मैं तो सर एसिडिक भी हूं। मैंने बोला अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोला और बता अपने बारे में। बोला सर मेरे पास ना थोड़ा शुगर भी है और कभी कभी पानी के साथ भी मिक्स कर जाता हूँ। मैंने बोला तू कहीं खुद को कोलॉइडल तो नहीं बोल रहा। बोल रहा एग्जैक्टली मैं कोलॉइडल भी हूँ, मैं कोलॉइडल भी हूँ, यानी मेरे अंदर थोड़ा बहुत क्या है। मैंने बोला तू क्या है। बोलता तू शुगर, मेरे अंदर शुगर है, मेरे अंदर शुगर है प्लस वाटर भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ मैं, वाटर एब्जॉर्ब, वाटर भी एब्जॉर्ब हो पाएगा सर मेरे से। बोला ठीक है बहुत बढ़िया बेटा, और बता तू अपने बारे में, तू बताता चला जा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने बोला सर आप खुद सोचो अगर मैं जहरीला टाइप का इंसान हूँ, मेरी किसी से बनती नहीं सर, लोग मेरे मुंह नहीं लगते, तो सर आपको क्या लगता है कौन बात कर रहा होगा मुझसे।
मैंने कहा तुम इंडिकेशन तो नहीं दे रहे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक तुम पे नहीं होंगे। बोला सर आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए सर, क्या बात है। तो हाईली रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट, बोला वाह, हाईली रेजिस्टेंट टू, हाईली रेजिस्ट टू माइक्रोब्स, हाईली रेजिस्ट टू माइक्रोब्स के ऊपर हाईली रेजिस्टेंस होगा, माइक्रोब्स उस पर अटैक नहीं कर सकते। फिर मैंने बोला अच्छा कुछ कुछ और बताओ, मुझे अच्छे लगने लगे हो तुम, कुछ कुछ और बताओ, मजा आ रहा है तुम्हारे बारे में सुन के। बोला सर मैं क्या बताऊं आपको सर, मैं खदान हूं सर, खदान। मेरे पास एकदम भर भर के न्यूट्रिशन पड़ा है। मैंने बोला रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिशन हो तुम तो। बोला बिल्कुल सही। तो रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर है। बोला ठीक है, और एक पॉइंट बता दो, कोई एक पॉइंट बताओ अपने बारे में। बोला सर खुद सोच लो, अगर मेरे से कोई मुंह नहीं लगेगा तो मैं तो कहीं भी धीरे धीरे ही घुलूंगा ना, घुलना मिलना तो मेरा बहुत धीरे होगा। तो एक्सट्रीम स्लो डिकम्पोजिशन, इसका एक और पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम स्लो डिकम्पोजिशन, बहुत ही धीरे धीरे डिकम्पोज होगा ये। तभी तो अच्छी बात है कि ज़रूरत पड़े तभी डिकम्पोज हो, वरना फालतू में डिकम्पोज होकर के क्या ही हो जाएगा, फालतू में डिकम्पोज होकर क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। हाँ ठीक है। अभी तो ये सब बेटा किसके, मैंने बोला और कुछ बता अपने बारे में। बोला सर बस करो, जान लेगो क्या बच्चों की, बच्चे की जान लेगा क्या मास्टर। मैंने बोला ठीक है बेटा जा, छोड़ दिया। इसीलिए ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है बेटा, ये ह्यूमस की। जहाँ भी तुम्हें ह्यूमस दिख जाए और तुमसे वो कहे कि मैं ह्यूमस नहीं हूँ, क्या कहोगे उससे? क्या कहोगे? समझ में आया? तो ये ह्यूमस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो बस, ठीक है। क्वेश्चन पूछे तो मैं नहीं चाहता कोई क्वेश्चन तुमसे छूटे। अब ये कॉमन सेंस का बात है बेटा, जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतना अच्छा होगा फार्मर्स के लिए, उतनी अच्छी फार्मिंग होगी, उतना अच्छा सॉइल का फर्टिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। ह्यूमस होना बहुत अच्छी बात है, तो ये बस एक माइंड में रखना, इसको लिखवाने की मुझे नहीं लगती कि ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और समझो, क्या मैं ये कह सकता हूँ, और कहना भी चाहिए मुझे कि डिकम्पोजिशन इज़ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर? मैं बोल रहा हूँ कि डिकम्पोजिशन में तो ऑक्सीजन लगेगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा, हम आगे समझेंगे कैसे ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो आगे समझेंगे क्या होता है प्रॉब्लम, क्या अफेक्ट करता है। जब फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे डिकम्पोजिशन तब समझेंगे। तो क्या मैं एक और बात यहाँ लिख सकता हूँ, जगह है क्या बेटा? नोट पॉइंट डाल करके एक और छोटी सी बात यहाँ पे लिख लो बेटा, नोट डालो पॉइंट लिखो, नोट डालो पॉइंट लिखो। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट कुछ इस तरीके से है, क्या कि डिकम्पोजिशन जो होता है, क्या होता है सर? डिकम्पोजिशन, हाँ, डिकम्पोजिशन इज व्हाट? इज ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग, ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है बेटा। डिकम्पोजिशन क्या है? इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इतना सा नोट पॉइंट समझ में आया क्या? तुमको ये कॉन्सेप्ट भाया क्या? और जल्दी इसको लिख लेंगे, इसको अच्छे से लिख लेंगे, पॉज करके एक बार ठीक से देख लो और लिख लो इसको, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ मैंने क्या कहा था, कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अभी तो डिकम्पोजिशन जो हुआ इनकम्प्लीट था, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है इसको क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन बोल सकता हूँ कि नहीं? बोलो, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन,
ठीक है, ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा, वो इनकम्प्लीट होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो ये फर्दर टूट करके इनऑर्गेनिक तो बना ही लेगा ना। क्या समझे मेरी बात बेटा, जागो, समझ में आया कि नहीं? चलो एक चीज़ और समझते हैं। कैटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है बेटा, एक मिनट बेटा, थोड़ा इसको उठा लेने दो मुझे, ठीक है। अच्छा अभी देखो बेटा, क्या मैं यहाँ एक और चीज़ बोल सकता हूँ इस नाते कि यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है बेटा? रोल ऑफ डिकम्पोजर, रोल ऑफ डेट्राइटिवोर्स होगा। इधर कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज किया जाए। क्या इधर रोल ऑफ डेट्राइटिवोर्स होगा? बोला हाँ सर होगा, डेट्राइटिवोर्स का रोल यहाँ पे होगा। बिल्कुल सही, रोल तो हो रहा है यहाँ पे। और कैटाबॉलिज्म में किसका रोल होगा फिर? कैटाबॉलिज्म में तो रोल जो होगा वो रोल ऑफ किसका? डिकम्पोजर्स का रोल हो रहा है, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। यहाँ पे तो डिकम्पोजर्स आ रहे हैं, डिकम्पोजर, ठीक, डिकम्पोजर्स का रोल होगा। अच्छा और बताओ, क्या तुम्हें कैटाबॉलिज्म में यहाँ पे एक केमिकल का स्टेप देखने को मिल रहा है? तो यहाँ एक्चुअली तो बेटा यहाँ से ही केमिकल प्रोसेस का शुरुआत होगा, यहाँ से ही जो होगा केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन यहीं से शुरुआत होता है। तो केमिकल रिएक्शन हैपेंस यहाँ से। और बेटा और केमिकल रिएक्शन के बाद देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से, प्रोसेस में और कुछ दिख रहा है क्या? ये पूरा ही तो मेन स्टेप है डिकम्पोजिशन का। बताओ, ये लीचिंग तो नहीं था, लीचिंग तो नीचे चला गया था, अब इसी में तो पूरा स्टेप आ रहा है डिकम्पोजिशन का। तो ये क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि मेन, इट इज द मेन स्टेप इन डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन का मेन स्टेप है, ये डिकम्पोजिशन का मेन स्टेप है। यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या आपको इतनी सी सारी बातें जो कि हैं इतनी सी पर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्या समझ में आई? क्या क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखते हैं क्या चल रहा है इधर। क्या हमने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिकम्पोजिशन समझा? डेट्राइटर से शुरू होकर के पूरा वो चेन समझा? बिल्कुल सर, आपने सही समझा। अब क्वेश्चन आता है, डिकम्पोजिशन जल्दी कैसे हो सकता है, कितना जल्दी हो सकता है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो ये है कि मान लो एक डिकम्पोजिशन है। अब ऐसा तो नहीं कि आइडियल कंडीशन में ही हमेशा डिकम्पोजिशन होगा, कुछ कंडीशंस फेवरेबल होंगी, कुछ अनफेवरेबल होंगी, कुछ ऐसे होंगी जिसमें बहुत अच्छे से जाएगा, कुछ ऐसे होंगी जिसमें बिल्कुल नहीं होगा, और कुछ ऐसे भी होंगी जिसमें बड़ा धीरे धीरे होगा। तो क्या मैंने बताया था कि यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? फैक्टर्स। क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो डिकम्पोजिशन को इफ़ेक्ट करेंगे, जिनके वजह से डिकम्पोजिशन पे असर पड़ेगा, डिकम्पोजिशन पे असर पड़ेगा? ऐसे कौन से स्टेप्स होंगे बेटा जिसमें डिकम्पोजिशन पे प्रॉब्लम आएगा? खुद सोचो और बताओ। डिकम्पोजिशन पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिस पे डिकम्पोजिशन का अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? खुद सोच के देखो। तो क्या मैं बोल सकता हूं, खुद सोचो। एक तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, क्या? क्लाइमेट से एक प्रॉब्लम आने वाला है। दूसरा, खुद ह्यूमस का कुछ गुण होगा जिसके वजह से उस पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी ह्यूमस है क्या? डेड डिगेइंग मैटर ही है ना? ह्यूमस है क्या? जब डेट्राइटस कन्वर्ट हो जाता है सिंपल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या बनता है? ह्यूमस बनता है बेटा। इसका मतलब वो सर्टेन कुछ एलिमेंट्स अपने साथ ला रहा होगा, यानी उसका खुद का कुछ का कॉम्पोजिशन तो होगा ना। अरे बोलो, इतना समझा रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है? उसका खुद का कुछ
खुद का कुछ तो कॉम्पोजिशन होगा उसके अंदर, तो उसके खुद के कॉम्पोजिशन पे भी तो उसका अफेक्ट पड़ेगा कि डिकम्पोजिशन सही से जाएगा या डिकम्पोजिशन लेट लतीफ होगा। बोलो हाँ कि ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन में क्या मैं लिख सकता हूं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन में क्या मैं लिख सकता हूं? बोलो, सॉरी बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं? बताओ कि केमिकल नेचर क्या रहेगा? केमिकल नेचर क्या मैं बोल सकता हूं? केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस, केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस। अच्छा, दूसरा मैंने क्या बोला था? क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये दो तरीके होंगे, ये दो चीज़ें होंगी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, अब केमिकल नेचर के बारे में थोड़ा समझते हैं। केमिकल नेचर मतलब उसके अंदर का कॉम्पोजिशन क्या है। डेट्राइटस बना है तो कैसे बना है? समझ में तो यही आ रहा है ना स्टेटमेंट से कि डेट्राइटस भाई बना कैसे है। अरे बोलो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बन के आ रहा था, वो टूट टूट के सिंपल में जब हुआ, तो बेटा कुछ अपने साथ कैरेक्टरिस्टिक लाया होगा ना, पिछले जो भी कॉम्प्लेक्स से टूटा है, तो उसके अंदर कुछ तो गुण, कुछ तो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। चलो उसी को मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, थोड़ा देखो ध्यान से, थोड़ा समझो। पहला मैं लिखता हूँ, चलो केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस। भाई डेट्राइटस का क्या केमिकल नेचर होगा? ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? अच्छा, या तो इस नेचर के वजह से या तो रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन या तो फास्ट होगा या तो स्लो होगा। तो मान लो अगर इसके अंदर, मान लो पहला कंडीशन ऐसा हुआ कि मान लो कि इसके अंदर जो है रिच है, अगर ये रिच इन प्रोटीन है, पहला कंडीशन में, इफ इट इज रिच इन प्रोटीन में भी कैसा? नाइट्रोजन कंपाउंड्स होगा मान लो। ठीक है, रिच इन प्रोटीन, नाइट्रोजन कंपाउंड, करेक्ट। एंड या तो प्रोटीन में रिच हो, नहीं तो वाटर सॉल्युबल सॉल्वेंट्स में। अरे बोलो हाँ या ना। नहीं तो क्या? वाटर सॉल्युबल में। याद करो, मैंने बताया था कोलोइडल के अंदर चीनी भी था, इसके अंदर शुगर्स, तो बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल शुगर्स आएगा बेटा। ठीक है, अब ये वाटर सॉल्युबल शुगर या इसमें ये रिच रहेगा, अगर ये एक कंडीशन रहेगा तो तुम पक्का बोल देना क्या कि सर इससे तो मुझे साफ दिख रहा है कि जो रेट होगा वो फास्ट होगा। तो क्या बोल सकते हैं हम कि ये फास्ट होगा, डिकम्पोजिशन क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक, दूसरा क्या था? दूसरा मुझसे बोला कि नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ था कि जो सबस्ट्रेट, जो लार्जर फ्रेगमेंट जो टूट करके आया इसके अंदर से, वो जो टूटा है, ब्रेकडाउन हुआ है, वो शायद थोड़ा सेल वॉल का पार्ट हो सकता है, या एनिमल के केस में ऐसा हो सकता है थोड़ा काइटिन आ गया होगा। इसका मतलब या तो सेल वॉल टूटा या तो काइटिन का मतलब या हो सकता है कॉकरोच का डिकम्पोजिशन हुआ हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इफ छोड़ो, अगर मैं मान लो सिंपल लिखूँ, रिच इन सेल्यूलोज, सेल वॉल में मिलेगा, या फिर काइटिन कॉकरोचेस में मिलता है, और भी ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा। अगर इनमें रिच होगा तो क्या बेटा, क्या बोला मैंने, क्या समझ में आया? तो पक्का सर इसको टूटने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्लोअर रेट। ठीक है, यहाँ रेट लिख लो, रेट फास्ट हो जाएगा इसका, ये डिकम्पोजिशन का जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा स्लो, रेट हो जाएगा स्लो। ठीक है, ये हो जाएगा केमिकल नेचर, अब बेटा चलो एक बार तो देखते हैं कि भाई क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या क्या आएंगे। अपने क्लाइमेट बाबा चुपचाप कैसे बैठे हैं, तो चलो देखते हैं सेकंड कि भाई क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसको समझना। अरे क्लाइमेट फैक्टर में तो दो चीज़ें मेनली देखेंगे हम लोग। वो क्लाइमेट फैक्टर में दो चीज़ें क्या है? पहला, भाई किस टेम्परेचर के अंदर वो ह्यूमस है। पहला क्या है कि भाई टेम्परेचर कैसा है सर, क्या बहुत गर्म है, क्या बहुत ठंडा है, पहला ये। दूसरा,
क्योंकि सॉइल में है तो सॉइल का मॉइस्चर भी तो देखेंगे ना कि भाई मॉइस्ट है या बिल्कुल ड्राई है, सूखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या बोला मैंने, दो कंडीशन। क्या क्या देखा हमने, पहला तो, या इसको ए से लिख लो, पहला तो क्या बोला मैंने, टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर क्या होगा। दूसरा क्या बोला मैंने, दूसरा तो सर आपने हमसे ये बताया कि इसका टेम्परेचर के अलावा इसका सॉइल का मॉइस्चर कैसा होगा, है ना। सॉइल का मॉइस्चर क्या होगा, कैसा होगा, इस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस पे भी फ़र्क पड़ेगा, इससे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, कि ये कैसा जाने वाला है। क्या समझ में आई। अब बेटा इसमें 3 कंडीशंस होंगे, लेट अस सी क्या क्या हो सकते हैं, लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड। पहला, या तो टेम्परेचर वार्म होगा, है कि नहीं, प्लस ह्यूमिड होगा, ये एक कंडीशन है इसकी। दूसरा कंडीशन बोलो, या तो वार्म होगा या तो ह्यूमिड होगा, मतलब थोड़ा नमी होगा या तो गरम गरम होगा और थोड़ा नमी होगा। दूसरा क्या हो सकता है, टेम्परेचर या तो कम होगा, टेम्परेचर विल बी लो, प्लस ये ह्यूमिड है तो इसका ऑपोजिट क्या बेटा, ड्राई, या तो एकदम ड्राई सूखा रहेगा, ठीक। और तीसरा एक कंडीशन होगा, वो तीसरा कंडीशन क्या होगा बेटा, लो और ड्राई था ये तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा होगा अगेन, या तो लो होगा, टेम्परेचर तो लो होगा लेकिन ऑक्सीजन ही एब्सेंट रहेगा, प्लस एन एरोबिक, ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, एन एरोबिक, है कि नहीं। ये 3 कंडीशन होंगे अगर, तो तुम मुझे बताओ रेट किस में ज़्यादा भागेगा और किस में कम भागेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ये पहला कंडीशन था इसमें तो रेट बहुत हाई होगा, डिकम्पोजिशन जल्दी जल्दी होगा। इसमें क्या मैं बोल सकता हूँ कि रेट जो होगा वो बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा। और इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडेबल है, मैंने पहले क्या कहा था कि जो ह्यूमिफिकेशन या जो पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन बहुत चाहिए रहेगा। क्या यहाँ पे आपको ऑक्सीजन एब्सेंट दिख रहा है, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मैं इधर बोल सकता हूँ, बोल क्या सकता हूँ सर, लिख दीजिए आप तो कि रेट जो है सर कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, रेट तो कम हो जाएगा। और आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये जो दोनों कंडीशंस हैं फर्स्ट एंड थर्ड, ये एनसीईआरटी में दी हुई है बेटा, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी इज़ बट ऑब्वियस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्या इतनी सी बात समझ में आई, क्या ये सब आपके दिमाग भेजे में घुसा। चलो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ वार्म और मॉइस्ट था, चलो इधर दिखाता हूँ, जहाँ वार्म और मॉइस्ट था बेटा, मॉइस्ट मतलब ह्यूमिड, वार्म और मॉइस्ट था तो वो फेवरेबल था डिकम्पोजिशन के लिए। जबकि जहाँ पे टेम्परेचर भी कम था और जहाँ पे टेम्परेचर कम था, एनारोबिक कंडीशन था, वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का बिल्डअप हो रहा था। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि when the condition क्या मैं लिख सकता हूँ when the condition was moist and warm, तब क्या हो रहा था, warm, it was, सिंपल अपने लैंग्वेज में लिख दो, it was favoring, क्या फेवर कर रहा था, it was favoring decomposition, बट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, बट when the condition was anaerobic, the accumulation, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, the accumulation किसका, the accumulation of organic matter, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का accumulation हो रहा था, of organic matter और सब्सटेंस लिख दीजिए,
organic matter, of organic substance, of organic substance was taking place, was taking place। ऑर्गेनिक मैटर का फिर से पढ़ो। व्हेन द कंडीशन वॉज मॉइस्ट, जब मॉइस्ट और वार्म था कंडीशन, तब क्या हो रहा था, ये फेवर कर रहा था डिकम्पोजिशन को। लेकिन जैसे ही कंडीशन एनारोबिक हो गया तो एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस टेक प्लेस हो रहा था, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स बिल्डअप हो रहा था। टेक प्लेस को एक और तरीके से लिख दो, बिल्ड अप, बिल्ड अप, बिल्ड अप। ये क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो रहा था। क्या इतनी सी बात बेटा समझ में आई? क्या इतनी सी बात आपके भेजे में घुसी? बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। आओ एक एग्जांपल देख के समझते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे प्यारा डिकम्पोजिशन किधर होगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का फैक्टर्स देखते हैं। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, एग्जाम्पल ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सी। देखो बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वार्म भी है और ह्यूमिड भी है। क्योंकि वार्म भी है और ह्यूमिड भी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। उसके बाद किधर होगा? उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट में होगा। उसके बाद तो टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर होगा। और याद करो, स्टार्टिंग में बताया था जब टाइप्स बता रहे थे इकोसिस्टम के, टुंड्रा रीजन बताया था, अंटार्कटिका बताया था। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आर्कटिक या टुंड्रा या अंटार्कटिका, आर्कटिक, टुंड्रा और अंटार्कटिका में तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत कम होगा। अरे बताओ बर्फीले में, मेरे बर्फीलों बताओ। अंटार्कटिका, ये लो लिख लिया। अंटार्कटिका में सबसे कम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा। क्यों कम होगा? कॉमन सा बात है बेटा, कॉमन सा बात है। क्यों कम होगा? अरे फ्रिज में सामान क्यों रखते हो? तो क्योंकि बैक्टीरियल जो अफेक्ट है वो कम पड़ेगा। क्यों कम पड़ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीमली लो है। समझ रहे हो? तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे डिकम्पोजिशन कैसा होता है, क्यों होता है, कब होता है। क्या समझ में आई इतनी सी बात? अब तक हमने जो डिस्कस किया आपको सब समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान से एक एक चीज़ को समझो, क्योंकि अगर समझ के करोगे आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर नहीं समझ के करोगे, सिर्फ और सिर्फ हवा में करोगे, तो बेटा क्वेश्चन का गारंटी नहीं है सही होगा नहीं होगा, तुक्के में हो सकता है, उसके अलावा तो आई एम नॉट श्योर। ठीक है? तो इसलिए बेटा ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, बार बार वीडियोस देखो। अगर लगे तो नहीं समझ में आ रही है, बार बार रिपीट करके देखो, 2x स्पीड से देखो, लेकिन बेटा देखो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नहीं सॉल्व होते हैं तो ज़रूर बताओ। ठीक है? तब तक के लिए ध्यान रखो। और हाँ, ये जो मैंने आज कंप्लीट किया, ये क्या कंप्लीट किया? डिकम्पोजिशन। अब क्या आगे शुरू करने वाला हूँ, अब 2 टॉपिक्स रह रहे हैं, एनर्जी फ्लो रह रही है और पिरामिड्स का एक पार्ट रह रहा है। ये दोनों एनर्जी फ्लो पढ़ोगे, पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान देना आने वाले क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है? तब तक के लिए ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। और हाँ, एक स्लोगन हमेशा याद रखना, क्या? चैन से सोना है तो बेटा जाग जाओ, और अगर नीट निकालना है NCERT पढ़ो और भाग जाओ। थैंक यू सो मच।